नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में G20 सम्मेलन का सफल आयोजन रहा, कई मायनों में अहम है। इसमें एक बड़ा फैसला भारत से पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप से संपर्क के गलियारों को लेकर हुआ है। 2 हिस्सों में तैयार हो रहे इस कॉरिडोर के से आने वाले वक्त में भारत, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस, ईयू समेत कई देशों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। अब से कुछ देर पहले भारत और सऊदी अरब के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की बेहतरी के लिए दोनों देशों के रिश्ते अहम हैं और नए कॉरिडोर से व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। एक नजर डाल लेते हैं इस कॉरिडोर पर, जिसको कि करिश्माई कॉरिडोर कहा जा रहा है। दरअसल ये भारत और यूरोप को और पास लेकर आएगा। इससे व्यापार सस्ता और तेज होगा, गति तेज होगी। साथ ही इससे चीन का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका भी ठोस जवाब माना जा रहा है। चीन की तरह कर्ज के जाल में ये नहीं फंसाएगा। साथ ही चीन के BRI इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत BRI का हिस्सा नहीं है, जबकि पाकिस्तान, केनिया, जाम्बिया, लाओस, मंगोलिया ये तमाम देश हैं जो BRI का हिस्सा हैं और चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। वहीं यूएई और सऊदी अरब भी चीन से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि नया कॉरिडोर इसका भी एक तरह से जवाब देने का प्रयास है। और ये BRI योजना चीन की क्या है? 10 साल इसको हो चुके हैं। 2013 में इसको शुरुआत इसकी की गई थी। सिल्क रूट जो पुराना था उसको एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश है। आर्थिक बेल्ट है जो कि अलग अलग महाद्वीपों से होकर जा रहा है। चीन से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस, यूरोप तक का सड़क मार्ग है और चीन के तटीय इलाकों का समुद्र मार्ग से एशिया के कई इलाकों से संपर्क भी। और इसके तहत अब तक 155 देशों, 32 संगठनों के साथ 215 समझौते हो चुके हैं। तो क्या वाकई भारत और जो तमाम मुल्क साथ आ रहे हैं चीन के इस BRI का जवाब देने के लिए इस परियोजना को लेकर आ रहे हैं, या इसके पीछे उनके अपने भी आर्थिक सामरिक हित हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय शंकर जी जो कि पूर्व वाणिज्य सचिव हैं, और ब्रह्म चेलानी जी, सामरिक मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले ब्रह्म चेलानी जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या आप मानते हैं कि ये जो परियोजना जिस पर कि दस्तखत हुए हैं इस G20 सम्मेलन में, ये चीन के BRI का जवाब है, या फिर ये भारत और जो अन्य देश इसमें शामिल हैं उनके अपने आर्थिक और सामरिक हितों से जुड़ा हुआ मामला है? चीन के BRI के काउंटर के हिसाब से तो हम देख सकते हैं, मगर जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर असलियत ये है कि ये जो प्लान है इस समय एक प्रपोजल है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रपोजल है, क्योंकि इसके बारे में जो इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो स्टडी नहीं हुई है। पहले तो इसको एग्जामिन करना पड़ेगा बहुत केयरफुली कि इसका कितना बजट होगा, इसके क्या डायमेंशंस होंगे, जो पॉलिटिकल, जैसे रेल कॉरिडोर होगा, रेल कॉरिडोर कैसे आएगा भारत तक, इसके बारे में भी इस समय कोई सोच नहीं हुई है। तो इस समय ये एक आइडिया ही है, एक प्रोजेक्ट नहीं है जी। लेकिन जो भी आइडिया भी अगर आप मान करके चले, क्योंकि एक तरफ BRI का उदाहरण हमारे सामने, जिसको कि 2023 में, यानी इस साल 10 साल पूरे हो गए, 2013 में ये शुरू हुआ था और अभी इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस भी चीन में होने जा रही है। तो अगर हम ये देखें कि BRI जो कि एक तरह से जमीन पर उतरा हुआ है, उसकी सफलता या असफलता, या कहें कि उसका जो मिशन था वो किस हद तक कामयाब हुआ है, ये भी हम क्या इस बारे में कुछ आकलन कर सकते हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूँ चेलानी साहब। देखिए, जो चीन का BRI है वो 10 साल पहले शुरू हुआ था, तो पहले सालों में तो काफी प्रोग्रेस हुआ BRI का। मगर चीन ने क्या किया कि लोन देके कई देशों को डेथ ट्रैप में फंसा दिया। कई सारे अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन देश चीन के डेथ ट्रैप में फंस गए हैं। तो अब क्या है कि BRI के खिलाफ एक तरह का बैकलैश दिखाई दे रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड में, और वेस्टर्न देशों से भी एक बैकलैश आ रहा है। जैसे दिल्ली के G20 समिट में इटली की प्राइम मिनिस्टर ने चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने अनाउंस किया कि इटली BRI से हट रहा है। तो इस तरह का बैकलैश हो रहा है BRI के खिलाफ, और चीन की जो BRI फंडिंग है, फाइनेंसिंग, वो काफी तक घट गई है। तो BRI तो इस समय एक तरह का ऑन होल्ड है, या
देखिए जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह हैं, इन देशों को एक चीन अब इस समय बेल आउट फंड्स दे रहा है। बीआरआई प्रोजेक्ट्स परस्यू नहीं कर रहा, बेल आउट फाइनेंसिंग अधिकतर हो रही है इस समय, क्योंकि कई सारे देश चीन के डेथ ट्रैप में फंस गए हैं। मगर जो काउंटर है बीआरआई का काउंटर है, ये तो सिर्फ एक ही काउंटर है, ये जो शिपिंग और रेल कॉरिडोर है भारत से यूरोप तक। मगर इसके अलावा नई दिल्ली की समिट में, G20 के समिट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि वर्ल्ड बैंक और IMF की जो लेंडिंग कैपेसिटीज हैं वो बढ़ाई जाएं। जी हाँ, अमेरिका ने 25 बिलियन डॉलर जर्मनी और कई सारे देश वर्ल्ड बैंक को और IMF को अधिक कैपिटल देने वाले हैं आने वाले महीनों में। इससे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जी, अजय शंकर जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। ये जो प्रोजेक्ट जिसका कहा जा रहा है कि मूर्त रूप लेने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी ये परियोजना कम से कम सहमति बन गई कि शुरू की जाएगी। भारत जो कि इसके केंद्र में रहेगा, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के पश्चिम एशिया तक की बात करें, यूरोप तक की बात करें, तो बीच में भारत केंद्र में आता है। तो इस लिहाज से भारत को क्या क्या लाभ होने की उम्मीद आप देखते हैं आर्थिक दृष्टि से? इस परियोजना को या इस कल्पना को एक सामरिक परिप्रेक्ष्य में और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। तो ये बीआरआई का आज जवाब नहीं है, क्योंकि बीआरआई जो था वो अफ्रीकी देशों में, जो विकासशील देशों हैं उनमें बड़ी परियोजना के लिए चीन ने ऋण दिया, और ऋण देकर वो बड़े ठेके लिए, और उन ठेकों के द्वारा उनके यहाँ जो क्षमता थी अधिक उत्पादन की, उसका उपयोग हुआ और उनको मुनाफा हुआ, और ये छोटे देश हैं वो ऋण में डूब गए। ये जो प्रोजेक्ट है ये अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया है, और इसमें कोई बड़े ऋण की बात नहीं है, क्योंकि अरब देशों के पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल यूरोप के पास भी पैसे की कमी नहीं है, और सौभाग्यवश हम लोग भी आर्थिक कठिनाई में नहीं है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा तो सामरिक संकेत है और इशारा है, और वो ये है कि, और जैसे कि अमेरिका के डिप्टी NSA ने पब्लिकली कहा कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको साथ लाने का ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें इजराइल भी है, जॉर्डन भी है, सऊदी अरेबिया भी है और UAE भी है। जी, मिडिल ईस्ट में जो पिछले कुछ दशकों से काफी तनाव रहा है, तो इस प्रोजेक्ट से उम्मीद की जाती है कि ये लोग साथ हो जाएंगे। दूसरी बात है कि मिडिल ईस्ट और यूरोप जुड़ जाएंगे, और जो यूरोप की निर्भरता है रूस के गैस पर वो कम हो सकती है, और इसमें आज ही बात हो रही है हाइड्रोजन की पाइपलाइन बनेगी। जब गैस का युग समाप्त होगा तो गैस जो है उसकी जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। और ये जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्र हैं इनके पास समुद्र के पानी की कमी नहीं है, सोलर एनर्जी की कमी नहीं है, तो वो जैसे वो तेल और गैस के उत्पादन से वो संपन्न है, वैसे ही वो हाइड्रोजन के उत्पादन से संपन्न हो सकते हैं। एक हाइड्रोजन पाइपलाइन की कल्पना की गई है, और अमेरिका चाह रहा है भारत की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे हमारा निर्यात है वो कम हो रहा है। अभी हमने देखा कि निर्यात में थोड़ी कमी आई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की परियोजनाएं अगर आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ेगा और इससे हमारी जो आर्थिक समृद्धि है वो भी बढ़ सकती है? नहीं, एक मिनट, यही मैं कहने जा रहा था कि इसमें एक रेल लिंक भी है यूरोप के साथ, और भारत को इसमें इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि हमारा औद्योगिक विकास तेजी से हो और नई तकनीकियों में हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें। तो अगर आप देखें कि बाइडेन साहब जब आए थे तो एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ, जिस पे उतना ध्यान नहीं गया है, लेकिन उसमें बहुत सी ठोस बातें कही गई है कि कैसे अमेरिका और भारतवर्ष मिलके बहुत तेजी से भारत का औद्योगिकरण नई टेक्नोलॉजीज में करेंगे। तो ये जब नई टेक्नोलॉजीज के उत्पादन का भारत क्षेत्र बनेगा, और जैसे कि हम किसी जमाने में सॉफ्टवेयर में बने, तो एक मिडिल ईस्ट और यूरोप में निर्यात की हमारे लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बनेंगी। तो हमारा इसमें जोड़ना एक राजनीतिक संकेत भी है कि अमेरिका और यूरोप हमें देख रहे हैं कि चीन के सब्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव।
बिल्कुल। और तो जिसमें भारत को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ब्रह्मचलानी जी, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उस पर आप किस तरह का असर पड़ते देख रहे हैं इस नए घटनाक्रम से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों में भारत चीन से लगातार अपना आयात कम करने की कोशिश कर रहा है। कई जो कंपनियां चीन की भारत में आ रही थी उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा कि भारत अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए PLI जैसी कुछ स्कीम्स लेकर के आया है। तो ये सब चीजें अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर हम भारत में उत्पादन करेंगे, माल बनाएंगे, तभी उस माल को हम इस रास्ते के जरिए यूरोप और अन्य देशों में भेज सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। भारत कोशिश कर रहा है कि चीन पर जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट का वो रिड्यूस हो, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पिछले कुछ सालों से चीन का जो ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ वो हर साल बढ़ रहा है। पिछले साल 50% के ऊपर बढ़ गया, $100 बिलियन के ऊपर चला गया। तो भारत का जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है चीन पर, इसको कम करना भारत के हितों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय चीन बॉर्डर पर अग्रेशन कर रहा है भारत के खिलाफ, और साथ ही साथ फायदा भी उठा रहा है ट्रेड के रूट से। हर साल उसका जो ट्रेड सरप्लस बढ़ रहा है। तो इस तरह का ये जो सिचुएशन है इसको बदलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो कोशिश रही है, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनका राष्ट्रपति बनने से अमेरिका के जो रिश्ते थे सऊदी अरेबिया के साथ उनको काफी धक्का लगा, क्योंकि बाइडेन ने कहा था प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कि वो सऊदी अरेबिया को एक पराया स्टेट बनाएंगे। तो अब क्या है कि बाइडेन अब कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ दोबारा मजबूत बने। तो पिछले साल पिछले साल के जुलाई में वो सऊदी अरेबिया भी गए थे। तो अब जो रिश्ते बेटर हो रहे हैं सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच, उसके वजह ये शिपिंग और रेल कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई। मगर ये रेल कॉरिडोर भारत तक कैसे आएगा? कि पाकिस्तान के थ्रू आएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली तो इंडिया कंटिग्यूअस नहीं है मिडिल ईस्ट के साथ। इसमें तो जो दिखाया गया है कि शिप जो है वो दुबई तक जाएंगे और दुबई से लेकर के हाइफा तक एक जो है रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसमें भारत पूरी मदद करेगा, क्योंकि भारत की एक्सपर्टीज है ये बात करेगी। लेकिन जाते आते अजय शंकर जी, आपसे समझना चाहूंगा यही बात जो ब्रह्मचलान जी कह रहे थे, सऊदी अरब और UAE जिस तरह से चीन के नजदीक जाते हुए दिखाई दे रहे थे, सामरिक दृष्टि से क्या आपको लगता है कि ये भी प्रोजेक्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्हें वापस अपनी ओर लाने में ये थोड़ा बहुत मददगार साबित हो सकता है? बाइडेन जी की बहुत कोशिश रही है कि जो सामरिक दृष्टिकोण से अमेरिका ने स्पेस खो दिया था, पश्चिमी यूरोप से दूर हो गए थे, तो बाइडेन ने बहुत कोशिश की है कि अमेरिका का पुनः ठोस नेतृत्व स्थापित करें। और इस कॉरिडोर में भी आप देखें तो व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट कहता है कि 6 हफ्ते में इसकी मीटिंग होगी, इसका क्रियान्वयन कैसे करें। और इसमें भारत को एक और फायदा हो सकता है, वो ये है कि पहली बार भारत इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में भाग लेगा, और जिससे इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का खर्च कम होगा, क्योंकि भारतीय जो मैन पावर है उसका खर्च कम है और उसकी क्षमता विश्व में सबसे बराबर है। तो भारत को ये अनुभव मिलेगा विदेशों में कार्य करने का, रेल लाइन में, पोर्ट में, पाइपलाइन में। तो उससे फिर आगे एक संभावना बनती है कि भारत और यूरोप और अमेरिका मिलके जो विकासशील देश हैं अफ्रीका वगैरह में, वहां भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, और तब ये BRI का ऑल्टरनेटिव बनेगा। लेकिन आज ये सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कदम अमेरिका ने लिया, और हमारे लिए इसकी बहुत संभावना बनती है। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी अपना, बिल्कुल, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाते हैं। लेकिन संभावनाएं जो है वो अपार है, अनंत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय शंकर जी और ब्रह्मचलानी जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और इतने महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विस्तार से समझाने के लिए कि ये आने वाले वर्षों में किस तरह से तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने में कामयाब हो सकता है। देश की बात में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। G20 शिखर सम्मेलन बड़ी कामयाबी के साथ संपन्न हो चुका है। इस वैश्विक सम्मेलन के तुरंत बाद भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। निफ्टी आज रिकॉर्ड स्तर के पार गया।
20,000 अंकों के पार पहुंचा था निफ्टी। 20,006 के स्तर तक जाकर वापस आया। सेंसेक्स भी 67,000 के पार पहुंचा है। और शेयर बाजार में आज की उछाल पर अधिक जानकारी दे रहे हैं BQ प्राइम के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज शाह। 20,000 ये नंबर मैजिकल लगता है निफ्टी के लिए, और माना कि ये एक लंबी जर्नी में शायद एक पिट स्टॉप कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे लेवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए हमने तो यहाँ पे सेलिब्रेट ज़रूर किया है। लोग काफ़ी कह रहे हैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफ़ी फ्रॉथ बिल्डअप हो गई है, लेकिन ये लार्ज कैप की मूव है। निफ्टी एट 20,000, जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं, 51 स्टॉक, 50 स्टॉक्स हैं, वो जो मूव कर रहे हैं, ये उसकी एक सेलिब्रेशन है। और शायद अभी लार्ज कैप्स कह रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप्स हैव ने काफ़ी रैली कर ली है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप्स अभी आगे आके अपना वेट दिखाएंगे। और अगर आप वैल्यूएशन के स्टैटिस्टिक्स से भी देखें, MSCI के स्टैंडर्ड के वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से कंपेयर करें तो IT ले ले, बैंकिंग ले ले, एनर्जी ले ले, ये सेक्टर्स अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और उम्मीद की जा रही है कि मार्केट्स को स्टेबल रखने के लिए या आगे रैली बढ़ाने के लिए इन सेक्टरों में अभी बढ़ावत आ सकती है। सो अगर शायद दूसरे सेक्टर्स में गिरावट भी आए, बिकॉज वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन की संभावना हो सकती है, दीज सेक्टर्स कुड टेक द निफ्टी हायर। सो उम्मीद ये की जा रही है कि मार्केट्स स्टेबल रहेगी, और अगर डिप आएगी तो डिप्स विल बी बॉट इनटू। बट 20,000 निफ्टी इज अ स्ट्रॉन्ग मूव। हमने कहा है कि अब की बार निफ्टी 50,000, नॉट इमीडिएटली बट ओवर द नेक्स्ट 7 years। सो देयरफॉर ये एक माइलस्टोन है, और आगे चल के और माइलस्टोन्स एक्लिप्स होंगे। क्या हम पेट्रोल मुक्त भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और देश में जल्द ही पेट्रोल नहीं बल्कि गन्ने से बने अल्कोहल से कारें दौड़ेंगी। 19 देशों ने मिलकर एक बायोफ्यूल योजना बनाई है। क्या है यह योजना, बता रहे हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। उनसे बात की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने। नमस्कार, NDTV की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। क्या वाकई एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि भारत पेट्रोल मुक्त भारत हो जाए, कि आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे चले ही नहीं, कि उसमें गन्ना गला करके जो इथेनॉल या अल्कोहल बनती है वो गाड़ी उसी से चल जाए? ऐसा थ्योरेटिकली लोग कहते हैं संभव है, विदेशों में कहीं कहीं कुछ हो भी रहा है, लेकिन उस दिशा में लगता है काम शुरू हो गया है। क्या है ये पूरा मसला, इसको लेकर के एक इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी बना। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले एम्बेसडर पुरी आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है और कितनी जल्दी कि मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं और मैं बोलूं कि भाई मुझे पेट्रोल नहीं डलवाना, मुझे गन्ने से गला हुआ इथेनॉल डालना है और उसी से मैं गाड़ी चलाऊंगा? देखिए, पहली बात तो इस पे काम काफ़ी समय से हो रहा है। आज के दिन भी आप देश भर में 5,000 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां आप जाएंगे तो आपको E20 मिलेगा। E20 का मतलब है उसमें ऑलरेडी 20% जो एथेनॉल है मिक्स्ड है, वो गन्ने से बना हो या मक्के से बना हो या पराली से बना हो या बंबू से बना हो, उसके बारे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो सबसे बनेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दायित्व संभाला 2014 मई की बात कर, उस समय जो सरकार थी उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, पर कोशिश के बाद भी टोटल जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट के लिए आया, क्योंकि बाकी आपने बोला कि वो गाड़ी में बन जाएगा, नहीं तो जो एथेनॉल बनता था वो तो दारू बनाने में चला जाता था। अभी भी कई स्टेट्स हैं, जैसे मेरा पंजाब है, वहां पे मुख्यमंत्री जी इसको दारू बनाने में लगा, चिट्ठी लिखता रहता हूं, जो भी उसकी अलग उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। बट उस समय हम सिर्फ 38 करोड़ लीटर मिक्स के लिए ले पाते थे। आज वो चलते चलते हम 12% ब्लेंडिंग पर पहुंच गए हैं। आज 38 करोड़ से लेके हम 5,065 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और हमने ये एनालिसिस किया है कि 20% मिक्सिंग जो टारगेट हमारा 2030 था वो 2025 तक कर देंगे, हमें 1,000 करोड़ लीटर
उसमें हमें मतलब चाहिए। मेरी जो गाड़ी है उसमें बिना कुछ एडजस्टमेंट किए 20% बायोफ्यूल मिक्स करके पेट्रोल अभी से ही इस्तेमाल हो सकता अभी से हो रहा है अभी लेकिन दिल्ली आगे में अब देखिए ऑलरेडी E20 5,000 जगह मिल रहा है, और ये 20% की जो ब्लेंडिंग का लिमिट है कहाँ से आया? कुछ तो हमारी चिंता थी कि हम पता नहीं कितना एथेनॉल प्रोक्योर कर पाएंगे, पर एक और चिंता थी, वो कह रहे थे कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कि 20% आप मिक्स करेंगे तो गाड़ी के इंजन में कोई ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी और एफिशिएंसी की भी कोई खास फर्क नहीं होगी। तो पर देखिए ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंजेन्युइटी की जो रेस है ये बड़ी क्लोज रेस होती है। जब लोगों को लगा कि 20% होने वाला है 1-2 साल में, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने फ्लेक्सी फ्यूल इंजन की गाड़ियाँ यहाँ भेजनी शुरू कर दी, और हमारी भी यहाँ स्थिति यही है कि लोगों ने तैयारी करनी। अभी माननीय गडकरी जी के साथ हमने गाड़ी को अनवेल किया, टोयोटा इनोवा, जो आधी चलती है फ्लेक्सी फ्यूल विच मीन्स एथेनॉल पे, और आधी चलती है इलेक्ट्रिक बैटरी पे। इसका मतलब ये तकनीक है और उसको हम जल्द से जल्द यहाँ पर ला सकते हैं। अब इसमें इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि जनता के मन में ये सवाल आएंगे कि मैं पेट्रोल छोड़ करके अपनी गाड़ी में ऐसा क्या डाल दूं और गाड़ी उस तरीके से सक्षम है या नहीं। तो एक सवाल का तो आपने जवाब दे दिया, गुणवत्ता का। एक गुणवत्ता से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि ये जो बायोफ्यूल बन रहा है ये आप मक्के से भी बनाएंगे, उससे भी बनाएंगे, शुगर केन से। अब इसकी एफिशिएंसी कैसे जांची जाएगी? कोई इसमें एफिशिएंसी की प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसे है एफिशिएंसी की जो देखिए, आपको अगर किसी काम में रुकावट डालनी हो तो मैं आपको कई हमारे विद्वान लोग हैं वो आपको कई चीज़ें बताएंगे, इसमें एक्सेलरेशन काम हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैं बताया ना वो जो फ्लेक्सी फ्यूल इंजन उन्होंने शो किया है उसमें आप, मैं इथेनॉल की गुणवत्ता की बात कर, नहीं इथेनॉल से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इथेनॉल फ्यूल में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इंजन में। अगर आप एक फ्यूल यूज हो एक्सेलरेशन उतनी नहीं आएगी। तो मैं बता रहा हूं उसमें E85 इंजन भी हो, वो E85 का मतलब 85% आप एथेनॉल डालें और उसकी जो एक्सेलरेशन है नॉर्मल कार में से कोई ज्यादा फर्क होगा ही नहीं, या उसको आउटपेस कर देगी एक्सेलरेशन। एक सवाल और है एम्बेसडर पुरी, वो ये है कि पेट्रोल डीजल इन सब चीजों से पोल्यूशन होता है, हम सब जानते हैं, PM 2.5 पार्टिकल बढ़ रहा है। तो इथेनॉल से प्रदूषण पर फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब होगी नहीं, हाँ होगी नहीं। अगर आप 20% मिक्स करोगे तो उतने पोल्यूशन कम होगी। देखिए और 100% अगर हुआ इथेनॉल तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ऐसा है, आप ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब ही यही है, क्योंकि मैंने यही कहता हूं कि जो आपकी ग्रीन ट्रांजिशन होगी, आप नेट जीरो की तरफ जाएंगे तो आप में इसमें आपके इंपोर्ट बिल में फॉसिल फ्यूल है उसमें कमी होगी। पर इसमें आप सिर्फ यहाँ ये नहीं कर रहे हैं, आप 560 करोड़ लीटर की हम बात करें, आपने डीजल में भी मिक्सिंग शुरू कर दी है। 5% डीजल में मिक्स करेंगे तो उस पर ऑलरेडी हम 100 करोड़ लीटर कर रहे हैं। देखिए टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है। मैं अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर भी हूँ, वेहिकुलर ट्रैफिक अर्बन ट्रांसपोर्ट की देखना है। हमारे जो मेट्रो सिस्टम है टोटली ग्रीन है, ठीक है। अगर आप अपनी फॉसल फ्यूल यूजिंग 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं करेंगे तो अब मेट्रो में जाएंगे वो ग्रीनरी हो गई। पर उसके अलावा बिल्डिंग से आती है, बिल्डिंग में हम ग्रीन टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। पर अगर आप मान लीजिए तो हमारी आइडियल सिचुएशन है, ग्रिड हमारी ग्रीन हुई और इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, वो तो टोटल ग्रीन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में वैसे ही एमिशंस कम होगी अगर ग्रिड ग्रीन नहीं भी है तो हमें ये बहुत तेजी से ट्रांजिशन आने वाला है। कुछ जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो जब ये इथेनॉल आएगा इसकी कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक आएगा? आपने 2025 का, ये तो 20% मिक्सिंग, मैं पूरा ओवरऑल 100% की बात। देखिए 100% को भी ना हम एम करते हैं ना वो मार्केट फोर्सेस पे होता है। मुझे लगता है अगर एथेनॉल की कंपटीशन करनी पड़ी फॉसिल फ्यूल को तो फॉसिल फ्यूल अपना दाम कम कर देगा क्योंकि वो आउट ऑफ मार्केट ना चला जाए। समझे ना? यही मेरा अगला सवाल है कि क्या एज अ कंज्यूमर मैं ये समझूं कि मेरा पेट्रोल, जब मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा तो इस ब्लेंडिंग और मिक्सिंग की वजह से ये दाम कम होगा, तो तभी तो मेरी जेब पर कम खर्चा। तभी तो ब्राजील में लोग फ्लेक्सी फ्यूल इंजन यूज करते हैं। अगर एक दिन पेट्रोल का दाम ऊपर है और तो एथेनॉल का नीचे, वो पूरा एथेनॉल यूज कर लेते हैं। अगर एथेनॉल का दाम बढ़ जाता है, इसमें देखिए आप एथेनॉल भी तो किसी से प्रोक्योर करेंगे, शुगर कोऑपरेटिव होगी या मक्के की कोऑपरेटिव होगी या पराली बनाने वालों की होगी, किसी से करोगे ना तो एक दूसरे के कंपटीशन में होगा, पर ओवरऑल दाम नीचे आएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतनी जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, आप उस तरीके की योजना बता रहे हैं, तो इतना हमारे पास सप्लाई है कि हम वो इथेनॉल मुहैया करा सकते? देखिए
मैं फूड प्रोडक्शन की बात बताता हूँ आपको, कहाँ हमने शुरू किया था। आज मैं सऊदी अरेबियन डेलीगेशन के साथ था, वो कहते 20 साल पहले कोई चावल नहीं खाते थे, उनके स्टेपल डाइट में नहीं था, आज सिर्फ बासमती खाते हैं। तो मैं ऐसे है, आप बना पाओगे और आप बनाओगे तब भी। शुरू में मेरे पास लोग आते थे, सर हम एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको बधाई हो, आप लगाइए। सर एक बाय का एग्रीमेंट कर लीजिए। आप जो प्लांट लगा रहे हैं, कोई मेरे पास बाय के एग्रीमेंट के लिए आ ही नहीं रहा। उसको पता है कि जो सरकार की नीति, मोदी जी की नीतियां हैं, उसमें एथेनॉल तो जरूरी होगा ही होगा। हमें यहां बना देगा, नहीं तो वो दारू के वाले को बेच देगा, तो एथेनॉल तो बनेगा। दो आखिरी सवाल। पहला तो ये, क्या आप एनविजन करते हैं सरकार में बैठे कि एक पेट्रोल मुक्त भारत हो सकता है या मुमकिन है? पोल्यूशन के दृष्टिकोण से आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे, उसका खर्चा सरकार को लगता है। देखिए मैं ट्रेन डिप्लोमेट रहा हूँ, 39 ईयर्स मैंने किया। आप मेरे से ऐसे शब्द न कहें। आप यही इंटरव्यू 4 साल बाद मैं कहीं रिटायरमेंट में रह रहा हूँ, कुल्लू मनाली में हवाई डिप्ले कर, आपने बोला था पेट्रोल मुक्त होने। देखिए दिस इज ऑल एन एफर्ट टूवर्ड्स ग्रीन फ्यूल्स। पेट्रोल फ्री तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। और चलिए 2030 में होगा या 2040 में होगा, आप जवान हैं, आपके समय में हो जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूं, दिस इज ऑल एन एफर्ट एंड अ जर्नी इन दैट डायरेक्शन। मेरा आखिरी सवाल, ये इसको लेकर के एक बहुत बड़ा अलायंस बना, हमने G20 में देखा। वो तस्वीरें दरअसल और G20 के फंक्शन की वजह से शायद उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये अलायंस क्या करेगा एम्बेसडर? 19 देश हैं, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ये इसकी विशेषता क्या है? अभी अलायंस बनी नहीं, इन्होंने लिखित में दे दिया कि हम बनने जा रहे हैं। दिस इज द स्पेशलिटी। मैं माना अगर एक अलायंस होगी जो इनमें पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्राजील में, यूएस में, जब वो लोग अपने लोगों का, मेरे पास ऑलरेडी फोन कॉल आए। कल तक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही थी, जब मैंने कहा था कि $92 बिलियन की मार्केट है, उन्होंने बोला नहीं 92 नहीं, 192 बिलियन। हमारी बायोगैस एसोसिएशन कह रही है आप क्या बोल रहे हैं, ये तो $500 बिलियन की मार्केट। मैं दावे से कहता हूं, हियर आई विल स्टिक माय नेक आउट, दिस कुड बी अ $1 ट्रिलियन मार्केट। बायोफ्यूल्स, yes, तो ये सरकार से it could be and all the stakeholders will cooperate, it can be a $1 ट्रिलियन one। ये सरकारों का अलायंस है या उनके चलते जो कंपनीज हैं वो भी इसको हम वर्चुअली डील करेंगे। हम स्टेक होल्डर्स जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्रेन की, शुगर की, मक्के की, पराली की, अब उनकी तरफ से प्रेशर आएगा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो कहेंगे इसको, इसमें जो काम होगा स्पेसिफिकेशन पे, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पे, और एक वर्चुअल मार्केट प्लेस हम इसका क्रिएट करने जा रहे हैं। एम्बेसडर पुरी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजस्थान के जैसलमेर में जुरासिक काल के अंडे का जीवाश्म मिला है। माना जा रहा है कि शाकाहारी डायनासोर के अंडे का जीवाश्म यह हो सकता है। अब जयपुर या लखनऊ की जीवाश्म विज्ञान लैब में इसकी जांच की जाएगी। ये जीवाश्म उसी इलाके में मिले हैं जहां 2018 में और उससे पहले की गई रिसर्च में डायनासोर के होने के प्रमाण और जीवाश्म मिले थे। तो देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।